तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम या बोलते हैं मेटाफाइटा या फिर किंगडम प्लांटी, तो इसके अंदर वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इन सभी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लांट्स कहते हैं। अब जब इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो ये क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको पता है। अब कुछ एक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रोपिक होते हैं, यानी कि वैसे तो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन अपने नाइट्रोजन सोर्स के लिए क्या करते हैं, हेटेरोट्रोपिक की तरह बिहेव करते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ब्लैडरवोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप आते हैं। तो ये दोनों प्लांट कैसे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, उनको खाते हैं। किसके लिए, वैसे तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन अपनी नाइट्रोजन सोर्स के लिए ये इंसेक्ट को खा लेते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जो पैरासाइट की तरह भी होते हैं, जैसे कस्कोटा अमरबेल। ठीक है, देखी होगी आपने कि धागे की तरह होती है और प्लांट के ऊपर के जैसे दूसरे प्लांट के ऊपर ये एज अ पैरासाइट की तरह ये पड़ी रहती है। अब ये तो था नॉर्मल कि भाई इसके अंदर आता क्या है प्लांट किंगडम के अंदर। अब बात ये आती है कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन आए थे, जैसे एरिस्टोटल का आया था, थियोफ्रेस्टस का आया था और बोलते हैं लिनियस का आया था, जिन्होंने पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है दो ग्रुप में डिवाइड किया था लिनियस ने, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। तो जो स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें क्या किया था कि जो प्लांट किंगडम था उसके अंदर जो है मोनेरा, यानी कि बोलते हैं जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सभी को प्लांट्स के साथ में रखा गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है इन सभी को प्लांट के साथ में रखा गया था और इन सभी को मिला के क्या बना था, किंगडम प्लांटी बनाया गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन थे जैसे कि लीनियस का था, तो उसमें किंगडम प्लांटी में प्लांट्स के साथ में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये भी साथ में रखे गए थे। और इसका बेसिस था सेल वॉल, कि सभी में क्या पाई जाती है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन आज हमें पता है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में RH विट्टेकर का क्लासिफिकेशन और सेल वॉल के बेसिस पे थे, लेकिन आज हमें पता है कि सबका जो सेल वॉल का जो बेसिस है वो सब में अलग अलग टाइप का है। ठीक है, तो जब RH विट्टेकर का देखते हैं तो इन सभी को क्या किया गया है, इनको प्लांट किंगडम से, भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इनको प्लांट किंगडम से अलग करके सेपरेट किंगडम बनाए गए हैं। ठीक है, 5 किंगडम में आता है, तो यहाँ पर प्लांट के लिए अलग से प्लांटी किंगडम और 5वां क्या जोड़ा था, किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम आते हैं। ठीक है, और इन सभी अलग अलग 5 है, तो ये क्या बनते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनता है, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि RH विट्टेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो पहले क्लासिफिकेशन थे तो उसमें क्या था कि प्लांट के साथ में क्या थे, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, लेकिन अब जो है इनको सेपरेट किंगडम बनाया है। ठीक है, और हमने लास्ट चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हमें इस चैप्टर में प्लांटी, और इस चैप्टर के अलावा भी प्लांट को जो है 5th और 6th चैप्टर है वहाँ पे भी उसकी डिटेल दी गई है। ठीक है, एंजियोस्पर्म की स्पेशली दी गई है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। और 12th क्लास में भी थोड़ा जो है, 3rd चैप्टर जो है 12th क्लास में, वहाँ पे भी एंजियोस्पर्म जो कि प्लांट के अंदर आता है वो दिया गया है। और एनिमेलिया आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा उसके अंदर। तो अभी हमें बात करनी है किसकी, प्लांटी, किंगडम प्लांटी की बात करनी है। और किंगडम प्लांटी के अंदर जो मेन जो कैटेगरीज आती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपकी एल्गी पढ़ने हैं हमें। ठीक है, थैलोफाइट आता है इसके अंदर, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स आते हैं, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और लास्ट में एंजियोस्पर्म्स आते हैं, जो कि सबसे एडवांस प्लांट माने जाते हैं। तो ये 5 जो है, ये 5 कैटेगरीज बोलते हैं या फिर 5 डिवीज़न में किंगडम प्लांटिंग को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इनमें हम पहले क्या पढ़ेंगे,
एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। अब एल्गी, इनको अलग अलग जो स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी को अगर देखते हैं तो एनसीईआरटी में जो है अलग से जो है एल्गी को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ क्लासिफिकेशन के सिस्टम दिए हैं। टोटल 3 जो है प्लांट के, किंगडम प्लांटी के जो है क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है। 3 क्लासिफिकेशन टोटल वहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से इन किंगडम प्लांटी के अंदर आने वाले जितने भी ये मेंबर्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनको किस तरीके से एक सीक्वेंस में अलग अलग जैसे इनको कैसे बनाया गया है, किस तरीके से आए हैं। स्पेशली बात किसकी है? स्पेशली है एंजियोस्पर्म की, जो कि मोस्ट एडवांस्ड प्लांट है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं। जैसे 5 किंगडम था, आर एच विट्टेकर ने दिया था, ऐसे ही प्लांटी, किंगडम प्लांटी यानी प्लांट्स को के लिए भी 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन के सिस्टम आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम इस लेक्चर में बात हम इन क्लासिफिकेशन सिस्टम की ही करेंगे। तो प्लांट्स को, किंगडम प्लांटी जो है, प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए टोटल जो है इससे रिलेटेड 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं। पहला आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और लास्ट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो इसके अंदर देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बात यह है कि प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि 5 किंगडम से पहले भी 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आए थे और कुछ ना कुछ अपनी कमियों की वजह से वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। ऐसे ही पहले आया है आर्टिफिशियल सिस्टम आया क्लासिफिकेशन प्लांट्स के लिए। तो उसमें क्या था कि देखिए ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस्ड ऑन सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर ये बेस था। कुछ याद रखिएगा, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर था ये क्लासिफिकेशन, यानी कि प्लांट्स के कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल की अगर बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं कि मॉर्फोलॉजी, जिस तरीके से प्लांट बाहर से दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई देता है, उसकी लीफ दिखाई देती है, उसके स्टेम, रूट वगैरह, फ्लावर वगैरह ये दिखाई दे सकते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कुछ एक के बेसिस पे, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि उसके नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, पत्तियों के संख्या और उनके शेप के बेसिस पर। और बात कर सकते हैं कि भाई हैबिट, ठीक है, हैबिट हो सकती है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर है। ठीक है, साथ में प्लस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर था जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके, तो ये जो है जो आर्टिफिशियल सिस्टम है किसके ऊपर बेस था, किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसके अंदर कुछ लीफ के बारे में बात हो रही है, हैबिट, नेचर किस तरह कहाँ मिलता है, तो ये सब अगर हम देखते हैं कि भाई लीफ की, स्टेम की और रूट की बात करते हैं तो ये सब क्या है, ये सब प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसके। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि वेजिटेटिव क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उसका फ्लावर है। ठीक है, तो फ्लावर को छोड़ के बाकी जो लीफ है, स्टेम है, रूट है, वो सब क्या है, वेजिटेटिव है। तो मॉर्फोलॉजिकली इन्होंने वेजिटेटिव फीचर्स देखे प्लस रिप्रोडक्टिव देखे उसके। भाई बाहर से तो भाई फूल भी दिखाई दे रहा, फ्लावर भी दिखाई दे रहा, तो वो भी किसके अंदर आ गया, मॉर्फोलॉजिकल के अंदर आ गया। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे जो स्टेमन होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्लस जैसे कार्पिल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ऐसे। ठीक है, इनको ध्यान में दिया तो इनके बेसिस पर इन्होंने जो प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया। और इसके अंदर इस टाइप के जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर जो मेन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं वो किस किस के, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका ये बनेगा, और कई बार बना हुआ भी है कि लीनियस के बारे में पूछ लेते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स के लिए था वो किस कैटेगरी में आता है, आर्टिफिशियल आता है कि नेचुरल आता है, तो आर्टिफिशियल में आएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे जैसे एरिस्टोटल का था,
तो एरिस्टोटल का था क्लासिफिकेशन, जिन्होंने क्या किया था, प्लांट को 3 में, हर्ब, शर्ब और ट्री में डिवाइड किया था। ऐसे ही बात करते जैसे थियोफ्रेस्टस का था, ठीक है, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, ठीक है, इनका भी आर्टिफिशियल। और जो लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया था, 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। इनका क्लासिफिकेशन भी कैसा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिस्टम है लीनियस का। तो लीनियस के बारे में पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने स्टेमेन की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ स्टेमेन, और स्टेमेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या होता है, इस तरीके से बनाते हैं, सेपल पेटल वगैरह बनाते हैं, तो ये पेटल है, ठीक है। ये क्या है, पूरा पूरा ये स्टेमेन है, यहाँ पर एंथर और ये फिलामेंट, दोनों को मिला क्या बनता है, स्टेमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऐसे ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या है, पूरा पूरा पिस्टल या कार्पेल बनता है, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, नंबर ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन के काउंटिंग के आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया। तो टोटल 24 क्लास इन्होंने बनाई थी, ठीक है। जैसे एक स्टेमेन है तो मोनोएंड्रिया, 2 हैं तो डाईएंड्रिया, इस तरीके से इन्होंने बनाया था। तो एंड्रोशियम क्या है भाई, जब फैमिली डिस्क्रिप्शन देते हैं तब स्टेमेन के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, एंड्रोशियम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे फीमेल के लिए जो कार्पिल है तो वहाँ पे गाइनोशियम करते हैं। तो इन्होंने स्टेमेन की संख्या के आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया था लीनियस ने, ये ध्यान रखना है। तो ये कैसा था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्या आता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ कमियां होंगी तभी तो आया है। तो इसकी कमियां क्या थी, कमियां मतलब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स यहां पर लिख देता हूं। तो इसके ड्रॉबैक्स या फिर बोलते हैं कि डीमेरिट्स क्या हैं। तो ड्रॉबैक्स, पहले तो हम बात करते हैं कि इन्होंने प्लांट्स के, देखिए यहां से वेजिटेटिव और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स को एक समान वेटेज दिया, एक ही समान रूप से इन्होंने यूज किया इन्हें। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है नॉर्मल क्या होते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल जो चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में, उसके थ्रू वो इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे प्लांट की ग्रोथ है भाई, उसके स्टेम बढ़ रहा है, लीफ बढ़ रही है, अगर पानी की कमी है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, इफेक्ट होगी, नहीं होगी। तो वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है, इफेक्ट होती है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो है इन फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती, वो तो जेनेटिक लेवल पे आती है, जीन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। तो इन्होंने क्या किया था, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स के लिए क्या किया, इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था। इक्वल वेटेज इन्होंने दे दिया था, जो कि सही नहीं था। ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर इनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो उसके बाद में जब ड्रॉबैक आया तो उसके बाद में अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो कौन सा आएगा भाई, ये आर्टिफिशियल था। तो नेक्स्ट क्या कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से था और किस तरीके से प्लांट्स को उसमें क्लासिफाई किया गया है। तो सेकंड जो आ रहा है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इनको आप ध्यान जरूर रखिएगा, या क्योंकि एक एक कभी कभी यहाँ से भी बन जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल का लीनियस का जो प्लांट के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल में आता है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है वहाँ से। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब देखिए जैसे आर्टिफिशियल में क्या था, इसमें कुछ सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया था, कुछ 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज़ किया गया था, ठीक है, और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही यूज़ किया गया था, ठीक है।
याद रखिएगा कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज़ किया था और केवल सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही यूज़ हुए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ हुए थे। लेकिन जो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स की नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ ऑफ प्लांट्स। नेचुरल एफिनिटीज़ ऑफ प्लांट, एफिनिटीज़ का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़, ठीक है, समानताएं। तो यहाँ पर जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम में कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि मॉर्फोलॉजी ध्यान में दी गई थी, यहाँ पर सभी कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, प्लस जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे सेलुलर लेवल पे जाते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात होती है, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सेल का कैसा है, प्लस साथ में जैसे एनाटॉमी, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके से काम करती है सेल बॉडी, किस तरीके से काम करती है, वो सब एनाटॉमिकल। उसकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे है, एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोकेमिस्ट्री, ठीक है, साइटोकेमिस्ट्री या फाइटोकेमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया, लगभग सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के तब क्लासिफिकेशन दिया। जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ में जो है एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में दिया। मॉर्फोलॉजिकल में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में भाई पूरा एनाटॉमिकल किस तरीके से काम करता है, एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब एम्ब्रियो किस तरीके से बनते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो ये सब ध्यान में रख के इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि जब भाई सब कैरेक्टर्स इन्होंने लिए तो दिमाग में आएगा कि ये तो बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन, इसकी तो डीमेरिट होगी ही नहीं, इसका तो कोई कमी होगी नहीं। इन्होंने सभी कैरेक्टर तो लिए लेकिन एक चीज़ छोड़ दी इन्होंने, यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने फाइलोजेनी छोड़ दी इन्होंने, ठीक है। फाइलोजेनी को इन्होंने नहीं इंक्लूड किया। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि एवोल्यूशन, अगर बोलते हैं ना एवोल्यूशन, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, स्पीसीज किस तरीके से बनी है, बनती है नहीं, तो एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर फाइलोजेनी को बोल रहे हैं तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको ध्यान में नहीं रखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर मंकी है यहाँ पर और ये रहा ह्यूमन और ये रहा डॉग, ठीक है, और ये रहा मान लीजिए स्नेक, ठीक। अब मंकी और ह्यूमन ज़्यादा फीचर जो है कॉमन रखते हैं तो ये जल्दी मिल जाएंगे। ऐसे ही बात करते हैं कि ह्यूमन, तो ये जो है यहाँ पे ये डॉग है, ये ह्यूमन, ये मंकी और ये मान लीजिए स्नेक, ठीक है, जल्दी मिल जाएंगे। और ये जो है यहाँ पर जाके मिलता है, और इसकी भी बात करें तो ये यहाँ पर ट्री में यहाँ पर मिलता है जाके, ठीक है। तो ये एक तरह का जो ट्री बन रहा है जहाँ पर मंकी ह्यूमन से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है, तो जल्दी क्या हुआ, जल्दी ये मिल गए इस ट्री के अंदर, यानी कि ये ज़्यादा क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा कैरेक्टर जिनके कॉमन होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होता है, मीन्स उनके एंसेस्टर उतने ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब यहाँ से बात किया, इनके तो मिल गए यहाँ पर आके, अब इसकी बात करते तो दूर जाके मिलता है, यानी कि कॉमन तो हो गए लेकिन ये क्या है कि बहुत पहले ही सेपरेट हो चुके थे। उसके बाद स्नेक की बात करते हैं, रेप्टाइल्स, तो ये तो और भी ज़्यादा दूर हैं, तो ये ज़्यादा अपने आप में ज़्यादा कॉमन फीचर रखते हैं कंपेयर टू डॉग। और डॉग और स्नेक की ह्यूमन के साथ में करते हैं तो डॉग ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है ह्यूमन से और स्नेक थोड़ा दूर है। जैसे डॉग और ह्यूमन दोनों क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन स्नेक इसमें नहीं आता, तो ये दूर है इससे। तो ये सब क्या है, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखा रहा है, ठीक है। जितने कैरेक्टर कॉमन होंगे उतने ही उनके पूर्वज एंसेस्टर जो है कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का यूज़ इन्होंने नहीं किया, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसमें यूज़ नहीं किया। तो जब इसका यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने जब क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को रखा एक के बाद एक, तो सीक्वेंस सही नहीं आएगा, ठीक है। सीक्वेंस में दिक्कत आ सकती है और भी बहुत ड्रॉबैक इसके आ सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से, जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं,
तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो किंगडम प्लांटी, तो ये जो नेचुरल सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग कैसे जाता है। तो एक आते हैं देखो क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी ये आगे भी वर्ड आएंगे तो इसलिए अभी यहीं बता देता हूँ इसको। क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं, क्रिप्टोगेमी होते हैं नॉन शीड बियरिंग प्लांट, नॉन शीड बियरिंग प्लांट, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर शीड नहीं बनते। बाकी इनका मतलब है देखो क्रिप्टोज जो वर्ड का मतलब होता है हिडन, या फिर बोल सकते हैं कि जिनके पास हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कैसे हिडन है, या फिर बोल रहे कि भाई है ही नहीं, ठीक है, जो सीड है वो नहीं बनते इनके अंदर। दूसरी कैटेगरी क्या आती है, फिनेरोगैम्स की, फिनेरोगैम्स की आती है, ठीक है। फिनेरो मतलब क्या होता है, विजिबल, जिनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, विजिबल। गैमोज मतलब मैरिज होता है इसका मतलब। तो विजिबल सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये कैसे हैं, ये शीड बियरिंग प्लांट है, जिनके अंदर क्या बनते हैं, शीड प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या उनसे पढ़ेंगे, यहाँ पर आप जो है एल्गी पढ़ेंगे। 9th क्लास में इसके लिए आपने वर्ड थैलोफाइटा लिखा था होगा, और उसके बाद में आते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, और उसके बाद में आते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बेसिस पर, नेचुरल सिस्टम के बेसिस पर, तो सीक्वेंस क्या बनता है, देखो पहले इसके बाद में जिम्नोस्पर्म आना चाहिए एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म आना चाहिए। और एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, मोनोकोट, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल जैसे डाइकोट में चना सीड जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मोनोकोट जैसे गेहूं चावल एक ही पार्ट में रहता है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहले डाइकोट रखा, ठीक है, और एंजियोस्पर्म की दूसरी कैटेगरी कौन सी है, मोनोकोट, और बीच में क्या रख दिया, बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया, जिम्नोस्पर्म को रख दिया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जैसे भाई जिनके वो नॉर्मल में हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इनको, वो वाले प्लांट होते हैं कि एक तो कि भाई फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, तो वो तो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जैसे संतरा हुआ, सेब हुआ, ये तो एंजियोस्पर्म है। लेकिन जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, जिनका सीड कवरिंग किसी फ्रूट के अंदर या उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, तो नेकेड सीड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया। एक्चुअली में कहाँ आने चाहिए थे, ये जिम्नोस्पर्म डाइकोट से पहले आता, फिर डाइकोट आता, फिर मोनोकोट आता, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने यहाँ पे रख दिया, तो ये सबसे बड़ा क्या हो गया, एक तरह ये ड्रॉबैक हो गया इनका। ऐसे ही और भी ड्रॉबैक थे इनके। तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो आधे इसमें आया था लीनियस का मेन, यहाँ पर जो है आता है बेंथम एंड हुकर का आता है, ठीक है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन आता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है और कई साल तक ये फॉलो भी किया गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा और बड़ा क्लासिफिकेशन है बेंथम और हुकर का। तो आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू बन जाते हैं नीट के अंदर कि आर्टिफिशियल सिस्टम है जो क्लासिफिकेशन का, ठीक है, उसके अंदर लीनियस का आता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम आता है उसके अंदर बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जब इसकी डीमेरिट आई है, इन्होंने जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनी का यूज़ नहीं किया, तो अगला क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी को यूज़ करते हुए आएगा। तो तीसरे की बात करते हैं अभी। तो थर्ड आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये पूरा का पूरा बेस है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बहुत से ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसके ऊपर बेस है। अब जैसे हमने पढ़ा था, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या था भाई, सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम या डिवीज़न, उसके बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक रैंक को, एक टैक्सा को। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा में होते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक जीनस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं, वो
कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? कॉमन एंसेस्टर को शो करते हैं कि उनके एंसेस्टर कैसे थे? कॉमन थे। जैसे हमने फर्स्ट जो है चैप्टर की वीडियो में हमने बताया था, तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं, टैक्सन वाली वीडियो को। तो कॉमन एंसेस्टर को क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे टाइगर हुआ, लायन हुआ, पैंथर, लिपर्ड हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है? इन सभी को ये क्या है कि जो एक जीनस पैंथरा के अंदर आ रहे हैं, तो वो सब क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उन सभी का एवोल्यूशन एक ही पूर्वज से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए ये टाइगर, मान लीजिए आप, ये टाइगर है, ये लायन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे डॉग की, यहाँ पर बात कर लेते हैं ह्यूमन की, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि इन सभी में ज़्यादा सिमिलरिटी कौन रखता है? तो आप कहोगे कि टाइगर और लायन ज़्यादा रखते हैं, तो ये तो जल्दी मैच कर जाएंगे, और डॉग जो है दूर से रखता है इनके साथ में, और जो ह्यूमन है वो इनसे काफ़ी दूर जाके मिलेगा। तो ये जो ट्री बना, ये फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाएगा। और इस तरह के ट्री को क्या बोलते हैं? क्लेडोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेडोग्राम कहते हैं। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक जैसे ट्री होता है, एक मेन ट्रंक होता है उसका, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर को दिखा रहा है। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ इधर की साइड में चले गई ब्रांचेस, कुछ इधर की साइड में, और उस ब्रांचेस की भी कॉमन कुछ ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे। तो ये पूरा पूरा क्या दिखा रहा है? कि ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? फैमिली ट्री है एक तरह से। क्या है? फैमिली ट्री होता है ना, जैसे इस तरीके से कर रहा है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपस में जो है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, और पूर्वज किस तरीके से थे, तो ये ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ट्री के लिए वर्ड या यूज़ करते हैं, इसको क्लेडोग्राम कहते हैं इसको। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे बोलते हैं कि एक दो भाई हैं और उनका एक जो है अंकल का लड़का है, चाचा जी का लड़का है, ठीक है। तो बोलते हैं कि आप कि जो जो दो सगे भाई है, उनके करेक्टर आपस में ज़्यादा मैच करेंगे कि कंपेयर टू वो चाचा जी का जो लड़का है, कज़न जो है, उसके साथ में करेंगे। तो आप बोलोगे इनके ज़्यादा करेंगे, इसके भी कर सकते हैं, लेकिन जी यहाँ पे क्या हो गए? आपके फादर हैं, इसीलिए क्या आप दोनों के भाइयों के करेक्टर जो हैं सेम मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इनके जो ब्रदर हैं, जो आपके चाचा लगे, जिनके लड़के ये रहे यहाँ पर, तो आपका जो फीचर है वो ज़्यादा अपने भाई से करेगा, इनसे भी करेगा, लेकिन ज़्यादा इनके साथ में करेगा। ऐसे ही अगर आपका फ्रेंड आ जाता है कोई, तो फ्रेंड से ज़्यादा आपका मैच करेगा कि अब यहाँ से चाचा जी के लड़के से करेगा, तो इस यहाँ से चाचा के लड़के से ज़्यादा करेगा, कज़न से ज़्यादा मैच करेंगे करेक्टर कंपेयर टू अपने दोस्त के, वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो कहने की बात यही है कि जितना क्लोजली रिलेटेड होंगे, जितने करेक्टर्स कॉमन होंगे, इसका मतलब उनके जो एंसेस्टर है, पूर्वज, उतने ही कॉमन वो होंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या किया था कि डाइकोट और मोनोकोट को क्या किया था के बीच में जो है जिम्नोस्पर्म को रख दिया था। ये क्या करता है? दोबारा से सीक्वेंस लगा के जो है उसको बिल्कुल सही सीक्वेंस में रखता है। और सीक्वेंस जो बनता है, तो प्लांट किंगडम में जो टोटल सीक्वेंस बन जाते हैं, पहले क्या आ जाता है? थैलोफाइटा आ जाता है। तो सही सीक्वेंस जो बनता है, थैलोफाइटा मतलब बोलते हैं ना एल्गी, तो एल्गी क्या हो गए? सबसे प्रिमिटिव हो गए, ठीक है। उसके बाद में कौन आए? एवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद में ब्रायोफाइट्स आए एवोल्यूशन के दौरान, तो ब्रायोफाइट्स आए, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के बाद में जब एवोल्यूशन हुआ तो क्या आए? टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, ठीक है। उसके बाद में कौन आए? जिम्नोस्पर्म्स आए। देखो जिम्नोस्पर्म अब रख दिया यहाँ पर, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आए, और जिम्नोस्पर्म के बाद में आते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म सबसे बाद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? सबसे जो एडवांस हैं वो सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म्स ही हैं, सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म ही। और एंजियोस्पर्म कितने कैटेगरी? दो में, डाइकोट और मोनोकोट, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, यही 5 हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। अब बात ये आती है कि जब भी ये क्लासिफिकेशन जो है किसके बेसिस पर है? एवोल्यूशन के बेसिस पर है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर है, ठीक है। तो जब एवोल्यूशन के ऊपर के बेसिस पर है, तो यहाँ पर जो एक ये जो सीक्वेंस लगाया गया है, तो एवोल्यूशन को देख के लगाया गया है। तो एवोल्यूशन को देखने के लिए क्या चाहिए कि एवोल्यूशन हुआ भी है या हवा में ऐसे ही बस तुक्के मारते जा रहे हैं, ऐसा है क्या?
बात ऐसी कि एवोल्यूशन अगर हुआ है तो उसके एविडेंस भी तो होंगे, कुछ प्रमाण भी तो होंगे। अब एवोल्यूशन होने में मान लीजिए बोलते हैं कि हमारे पूर्वज एंसेस्टर बंदर जैसे थे, तो बंदर से हमें बनने में क्या 2 दिन लगे या 100 साल लगे? भाई कई हजारों लाखों साल लगे इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज बनने में। तो एवोल्यूशन हुआ है, नई स्पीसीज कुछ नया बना है नहीं बना है, इसके लिए कुछ प्रमाण कुछ एविडेंस चाहिए। तो ये प्रमाण होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, तब जाके क्या लगता है ये सीक्वेंस हमारा बनाया गया। अब ये एवोल्यूशन इतना लंबी प्रोसेस है, इतने हजारों साल तक चलती है, तो एक ऑर्गेन मान लीजिए एक आदमी बैठा हुआ है तो क्या वो देख सकता है इसको? भाई एवोल्यूशन जिसको हजारों सैकड़ों साल लग रहे हैं, ठीक है, लाखों साल लग रहे हैं, तो एक आदमी की क्या एज मैक्सिमम मान लो 100 साल 120 साल, तो कब तक देख सकता है वो कि कितना चेंज आ रहा है? तो इतने हजारों लाखों साल तक तो वो जीवित रह नहीं सकता है देखने के लिए चेंज। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ सबूत कुछ एविडेंस तैयार किए जाते हैं जिनके बेसिस पे देखा जाता है कि एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो उसमें एविडेंस में जो सबसे कॉमन आता है, सबसे कॉमन सबसे अच्छी जो बात की जाती है वो फॉसिल्स की जाती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि भाई आज बोलते हैं कि डायनासोर इस धरती पे थे, तो उसका क्या है, उसके एविडेंस मिले हैं, फॉसिल मिले हैं उसके, ठीक है, फॉसिल मिले हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि डायनासोर थे। ऐसे ही कोई प्लांट था या नहीं था, वो भी किसके बेसिस पे है, वो फॉसिल के बेसिस पे कि भाई पहले कौन था दूसरा कौन था। ऐसी दूसरी टेक्निक भी है, सबसे कॉमन फॉसिल है। अब मान लीजिए ये सबूत नहीं है हमारे पास, फॉसिल नहीं है हमारे पास, तो किस तरीके से अब क्लासिफिकेशन किया जाए, कैटेगरी में डाला जाए? तो तब जब फॉसिल वगैरह नहीं होते तब क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ अदर रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, उनकी हेल्प से क्लासिफिकेशन को किया जाता है। तो वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी टेक्निक है, 3 की बात करेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। तो इनकी बात करेंगे 3। फॉसिल या दूसरे एविडेंस की एब्सेंस में ये जो 3 हमने लिखे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, इनकी हेल्प से क्या है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, इसमें जो है कंप्यूटर्स का यूज़ करके जो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल मतलब जितने हम देख सकते हैं बाहर से, उनको क्या है, उनको यूज़ किया जाता है। और ये लाइन याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। ये कितने कैरेक्टर को यूज़ किया जाता है, कितने, सभी, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, इसको लाइन को याद रखिएगा, एमसीक्यू बनता है यहाँ से। किसमें, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में यूज़ किया जाता है। और सभी कैरेक्टर्स को एक कुछ नंबर और कोड्स असाइन किए जाते हैं और फिर डाटा प्रोसेस किया जाता है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक प्लांट है, तो उस पर मान लीजिए जो फ्लावर है उसको क्या किया, उसके लिए कुछ जो है कोड उसके लिए दे दिया, और नंबर उसको जैसे मान लीजिए 2 नंबर जो हैं उसके लिए हैं, 2 नंबर लीफ के लिए हैं, 3 नंबर उसके लिए, अलग अलग जो है कैरेक्टर के लिए अलग अलग मार्क्स को जो है नंबर दे दिए। तो जितने भी टोटल नंबर आए, ऐसे ही दूसरा प्लांट लिया उससे सिमिलैरिटी करने के लिए उसके साथ में, तो उसके जितने भी आएंगे, तो जितने कैरेक्टर मैच होंगे इसका मतलब क्या, वो सेम ग्रुप का होगा, सेम कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरीके से क्या जाता है, कंप्यूटर के बेसिस पर इसको डाटा प्रोसेसिंग के जरिए जो है क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है, किया जाता है। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सभी कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एक बार में सैकड़ों कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक। उसके बाद में सेकंड आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब देखो, साइटो मीन्स क्या है, सेल है, तो यहाँ क्या है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी। तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, तो साइटोलॉजिकल मतलब सेल की स्टडी, यानी सेल की इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी उसके ऊपर क्या होगा, ये बेस्ड होगा। ये वाली टैक्सोनॉमी मतलब ये वाला क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस है, सेल की इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी उसके बेसिस पर। अब जैसे हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, भाई क्रोमोसोम कहाँ है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर ही है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, भाई कंडेंस्ड है कि धागे की तरह है। तो जैसे हम बोलते हैं कि नंबर जो है अलग अलग स्पीसीज में क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, तो अगर हम हैं तो इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन हैं सबके अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो ये क्या फिक्स है। तो क्या हो गया कि क्या है कि क्रोमोसोम नंबर हो गया एक तरह से। दूसरी बात करते हैं कि साइज ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक,
भाई जैसे छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब होते हैं, जो जैसे गमले में छोटे छोटे फूल के पौधे लगाते हैं ग्रीन स्टेम वाले, तो वो हर्बेशियस प्लांट हैं। तो उनके क्रोमोसोम कैसे होते हैं, उनके क्रोमोसोम बड़े होते हैं कंपेयर टू वुडी प्लांट। जो लकड़ीदार प्लांट है, जो टिम्बर वाले प्लांट है बड़े बड़े, उनके क्रोमोसोम साइज में छोटे होते हैं, इनके बड़े होते हैं। तो इस बेसिस पे देख सकते हैं कि जिसके क्रोमोसोम बड़े बड़े उनको अलग कैटेगरी में डाल लेंगे, जिसके छोटे छोटे उनको अलग कैटेगरी में डाल लेंगे। तो ये सब कैटेगरी क्रोमोसोम कहाँ है, सेल के अंदर है। तो ये सब के सब चीज़ें कहाँ आ रही है, सेल के अंदर है। तो बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, यानी सेल के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्लासीफाई करना। तीसरा आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो का मतलब होता है केमिकल। तो केमिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म में होंगे, उसकी सेल में होंगे, उसके बेसिस पर, जैसे एंजाइम कैसा है, ठीक है, हार्मोन्स किस तरीके के बनते हैं उसके अंदर, प्रोटीन कैसे बनती है इसके अंदर, किस तरह की प्रोटीन पाई जा रही है, तो ये सब क्या है इसके बेसिस पर। अब जिसमें जैसे एक टाइप की प्रोटीन पाई जा रही है तो सब एक ग्रुप में, एक टाइप के एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक ही तरह का उनका जो है प्रोसीजर है एक्शन करने का, तो वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है। तो ये इसके बेसिस पे। अब जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ से अलग दे सकते हैं कि जैसे फ्रेग्रेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, खुशबू निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हो आप जैसे फूल वगैरह देखते हो तो उसमें से कुछ अलग सी एक अरोमा, एक खुशबू आती है। तो एक ही जो ग्रुप के, एक ही टेक्सा के जो प्लांट होंगे, एक जैसी क्या होंगे, कुछ ना कुछ वो फ्रेग्रेंस देंगे। ये लाइन जो लिखी है ये कई साल पहले यहाँ से MCQ बना था, कई साल पहले। अब तो खैर सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट कॉल्ड रैपिड्स। तो किसी किसी स्पीसीज में क्या होते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनते हैं, और उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, रैपिड्स यूज़ होता है। तो वहाँ पे पूछ लिया था कि जो क्रिस्टल बनते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, तो रैपिड्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, साथ में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी भी कंप्लीट होती है, जो कि ये तीनों जब एविडेंस नहीं होते एवोल्यूशन के, तब जो है इनको यूज़ किया जाता है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। तो जितने भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम हमने पढ़े, यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन के सिस्टम पढ़े, तो वहाँ से हमें एक ही चीज़ पता लगी कि टोटल जो प्लांट किंगडम जो है उसके अंदर जो डिवीज़न बने, जो ग्रुप्स बने, वो पहला कौन सा आएगा, थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। 9th क्लास में थैलोफाइटा पढ़ा था, क्या यहाँ पर क्या एल्गी के नाम से है, एल्गी पढ़ा जाएगा। उसके बाद में कौन से आएंगे, उसके बाद में ब्रायोफाइट आएंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स आएंगे, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ब्रायोफाइट्स, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी करेक्टर छोड़ दिए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वो भी हैं, साथ में एवोल्यूशनरी जो करेक्टर्स है वो भी है। ब्रायोफाइट्स के बाद में क्या है, टेरिडोफाइट्स आए, ठीक है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट में एंजियोस्पर्म्स। तो ये 5 कैटेगरी हमने देखी है। ये क्लियर होगी कि यहाँ पे हमारे चैप्टर में 5 कैटेगरी आ रही है, और ये 5 ही हमें क्लियर करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे थैलोफाइटा यानी कि एल्गी से, और उसके टाइप्स आएंगे। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर थैलोफाइटा का होगा।